बजट कोई बहुत जनता को संतुष्ट करने वाला, जनता के हित वाला बजट तो नहीं रहा है। बजट में शामिल होना एक अलग प्रक्रिया है और उसका प्रशासकीय स्वीकृति मिलना, उसमें फंड इशू होना एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन ये धरातल पर तब दिखेगा जब आप प्रशासकीय स्वीकृति दे देंगे। तो जब हमारी सरकार थी तो वो फंड हमको 20 लाख रुपया मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई है तो उन्होंने उस फंड को घटा के 20 से 10 कर दिया। जो गाँव के लोग हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की बात रही तो स्वास्थ्य के लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है। मैं जाके डायरेक्टर से स्वास्थ्य और सचिव से भी मैं मिल के आई हूँ। पामगढ़ की विधायक शेषराज हरवंश जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अभी विधानसभा का सत्र हुआ है, काफ़ी मायने इस सत्र का होता है क्योंकि साल भर का ये सबसे बड़ा सत्र है। किस तरह से क्षेत्र के मुद्दा को वहाँ पर उठाया गया और किस तरह से जो विकास की जो मांग है सरकार से वो पूरी हुई। ये बजट सत्र था अभी जो हुआ और ये पूरा 17 बैठकें उसमें हुई है और ये अब तक का सबसे बड़ा सत्र कह रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि लगातार 24 फरवरी से शुरू होकर 24 मार्च तक चला है ये सत्र। और बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री जी के तरफ से, सरकार के तरफ से। और बजट कोई बहुत जनता को संतुष्ट करने वाला, जनता के हित वाला बजट तो नहीं रहा है। लेकिन क्षेत्र की हमारी कुछ मांगें रही है जो हमने दिया हुआ था, तो बजट में उन्होंने शामिल तो किया है। लेकिन वो जो मांग हमारी रही है क्षेत्र की, वो बजट में शामिल 2020-21, 21-22, 22-23 से शामिल होते होते जो मुझसे पहले जो भी हमारी पूर्व विधायक जो पामगढ़ की प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनने भी उस कार्यों को बजट में शामिल करवाया है। और मैं 2023-24 में विधायक बनने के बाद 2 साल से वो भी बजट में शामिल हो रहा है। बजट में शामिल होना एक अलग प्रक्रिया है और उसका प्रशासकीय स्वीकृति मिलना, उसमें फंड इशू होना एक अलग प्रक्रिया है। बजट में शामिल तो कर लिया गया है, चूँकि इसमें 2 साल का समय रहता है। अब आज बजट में शामिल हुआ तो 2 साल के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाती है तो वो कार्य शुरू हो जाता है। और 2 साल तक अगर प्रशासकीय स्वीकृति सरकार ने नहीं दिया, उसमें हमको फंड नहीं दिया, तो वो अपने आप लैप्स हो जाता है, तो फिर उसको बजट में जुड़वाना पड़ता है। तो बजट में जुड़वाना और प्रशासकीय स्वीकृति के बीच का ये सिलसिला चल रहा है। तो इन्हीं सब मांगों को लेके हमने सदन में बात उठाई थी कि बजट में तो जुड़ गया है, लेकिन ये धरातल पर तब दिखेगा जब आप प्रशासकीय स्वीकृति दे देंगे। और चूंकि लगातार इतने सालों से बजट में जुड़ते आ रही है, जैसे एक प्रमुख मांग हमारा सड़क का था, जिसमें डोंगा कोहरौद भी है, जिसमें श्री नारायण खड़ताल भी है, देवरी तनौद भी है, पनगांव सेंद्री भी है, सारे मांगों को। तो मैंने वहाँ पर यही बात को रखा कि इतने सारे सड़कें अगर पामगढ़ विधानसभा की बजट में लगातार हर वर्ष के शामिल हो रहा है, मतलब ये समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के जनता के हितों के लिए, सुविधा के लिए। तो इसे कृपया करके जो भी तकनीकी समस्याएं इसमें आ रही है तो विभाग को आप आदेशित करें और विभाग उस तकनीकी समस्या का निपटारा करे और क्षेत्र की जनता को सुविधा दे। और जनता के साथ साथ हमारे जो युवा छात्र छात्राएं हैं जिनको परेशानियां होती हैं, हम कभी कभी उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन हमारे छात्र छात्राओं को तो साल भर 9 महीने उस रास्ते से गुजरना होता है। उसमें वो बारिश भी, धूप भी, गड्ढे भी, सारे सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ता है। ये बात हमने ये मांग रखी है। एक हमने मांग रखा है पर्यटन स्थल के, जैसे हमारा पामगढ़ विधानसभा बहुत ही पवित्र जगह है। मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, क्योंकि आए दिन हमेशा यहाँ राम कथा, यहाँ रामायण और भागवत और हम लोग का हमारे अनुसूचित जातियों का, सतनामियों का जो सतनाम बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश का मेला होता है, वो सारे यहाँ पर लगातार होते रहता है। शिवरी नारायण हमारे पास एक बहुत बड़ा धरोहर है, जहाँ शिवरी नारायण को पर्यटन में जोड़ने की मांग मैंने रखा है। राजिम के जैसे शिवरी नारायण को डेवलप करने की मांग रखी है, चूँकि हमारे पास शिवरी नारायण में श्रद्धालुओं के आने की कमी नहीं है, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। और अभी कोविड के दौरान, कोविड के बाद से शिवरी नारायण जो महानदी है और 3 नदियों का जो संगम स्थल है, तो लोग अब अस्थि विसर्जन के लिए अपने परिजन को लेके इलाहाबाद ना जाके अब शिवरी नारायण आते हैं, आसपास के लोग भारी संख्या में। तो उस दृष्टिकोण से, और जो तीनों नदियों का संगम है, नदियों में चौपाटी तो बना दिया गया है, लेकिन नदियों को बनारस के घाट के तर्ज पर
उसको डेवलप करने की मैंने मांग रखी है। और जो फंड देते हैं मेला में, जो शिवरी नारायण महोत्सव होता था, तो जब हमारी सरकार थी तो वो फंड हमको 20 लाख रुपया मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई है तो उन्होंने उस फंड को घटा के 20 से 10 कर दिया, जो सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं होता है, चूंकि बड़ा भव्य रूप ले रहा है सूर्य नारायण का मेला। तो मैंने इसकी भी मांग रखी है कि उसके फंड को बढ़ाने की भी मांग किया है मैंने। और वैसी उसी तर्ज पर और भी है, जैसे ससाहा है और देवरघटा है, इन सबको पर्यटन में जोड़ने की मांग रखी है। इस क्षेत्र में सड़क की बात आपने कही है। ये जो डोंगा करौद की जो सड़क है वो वर्षों से कहीं न कहीं वो निर्माण पेंडिंग है। आपकी तरफ से किस तरह से प्रयास हुए हैं? क्योंकि ये रायपुर पहुँचने वाला मार्ग है और बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है, लेकिन बीच में कुछ किलोमीटर खराब होने की वजह से लोग इस मार्ग से नहीं जाते। यदि मार्ग बन जाएगा तो कहीं न कहीं लोगों को रायपुर पहुँचने में उनको जो वक़्त भी बचेगा और उनको एक सुविधा भी होगी। मेरी मांग तो देखिए, जब से मैं विधायक बनी हूँ इसके लिए मेरा ये संकल्प भी रहा है, और लोगों से मैंने संकल्प लिया था चुनाव के टाइम पे कि इस रोड के लिए हम पूरी हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आ रही है कि ये मुआवजे में जाके कोर्ट में अटकी हुई है। लेकिन मैंने ये भी मांग किया है कि आप बाईपास का प्रावधान उसमें है, तो बाईपास के प्रावधान जो है आप उसे पूरा कर दीजिए, ताकि आवागमन लोगों का सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन उसके बावजूद भी उस रोड को बनाना ही पड़ेगा। जो मुआवजा की मांग है, तो मुआवजे तक न जाके जितनी चौड़ाई हमको मिल रही है उतनी चौड़ाई में बना दिया जाए, इसलिए क्योंकि ग्रामवासी जो वहाँ पर रहवासी है, जो गांव के लोग हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक सिर्फ आवागमन की ही परेशानी नहीं है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए इतने धूल डस्ट उनके घर में 24 घंटे घुस रहे हैं, इतने बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स उसमें से चल रहे हैं। अब उनके खाने में, उनके पीने में, उनके सांस में, सब में धूल भारी मात्रा में जा रहा है। तो उनके लिए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने मांग किया है कि बाईपास के साथ साथ इस रोड को भी जितना चौड़ा है, जितने चौड़े हमको मिल रहा है उतने चौड़े में उसको बना दिया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक ये बातें हैं, कह सकते हैं, जो उनके जीवन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्राथमिक है। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी, ये तो विकास का एक प्रमुख स्रोत होता है। शिक्षा के लिए भी हमने अपनी बात उठाई, जैसे उस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे, चुनाव बहिष्कार करने का आप लोगों के पास एक समाचार मिलता रहा होगा, ग्राम पंचायत सलखन का। चूँकि कॉलेज दूर है और वहाँ भारी संख्या में आस-पास के गाँव हमारे युवा बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके तरफ से माँग थी कि उनको कॉलेज चाहिए, और कॉलेज नहीं बने। उन्होंने पहले भी पूर्ववर्ती सरकार से भी उन्होंने माँग रखी, आवेदन दिया है। तो मैंने इस बात को भी रखा है, और मुझे एक चुनाव प्रचार के, मेरे चुनाव के दौरान ससाहा में भी कॉलेज की मांग आई थी, क्योंकि ससाहा भी जोड़ता है बलौदाबाजार जिला को और बिलासपुर जिला को। वो आखिरी छोर है हमारे पामगढ़ विधानसभा का, और एक बड़ा ग्राम पंचायत होने के साथ साथ वहाँ से भी मांग आई थी। तो मैंने ये दोनों जगह कॉलेज की मांग को भी प्रमुखता से मैंने सदन में रखा है। और चूंकि मैंने अपने पामगढ़ विधानसभा का बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय और 7 महाविद्यालय यहाँ पर है प्रॉपर पामगढ़ में, तो ये मुख्यालय है पामगढ़ विधानसभा का। तो यहाँ पर जितनी सुविधाएं सरकार दे सकती है युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, वो छात्र हित में जाएगा और पामगढ़ विधानसभा को उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात रही तो स्वास्थ्य के लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है। मैं जाके डायरेक्टर से स्वास्थ्य और सचिव से भी मैं मिल के आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ में, उसको उन्होंने उन्नयन किया, 30 बिस्तर का बनाया, उसकी बिल्डिंग अच्छी खासी बन गई है, लेकिन उसमें सेटअप नहीं है। और ये चूंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, अस्पताल है, बिना सेटअप के तो उसमें चला नहीं सकते काम। तो इसकी भी मैंने मांग रखी है, लेकिन इसकी फाइल आगे बढ़ गई है। उन लोग जैसे ही बजट में आ जाएगा तो उसका प्रावधान हम पूरा कर देंगे करके ये आश्वासन दिया है। और उन्होंने विभाग को, यहाँ पर हमारे जिला विभाग को, सीएमएचओ को चिट्ठी भी उन्होंने लिखा है। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, राम वनगमन पथ की योजना शुरू की थी और इस योजना में शिवनारायण और खरौद को शामिल किया गया था। वहाँ पर शिवनारायण में तो कुछ काम हुए भी और अभी फ़िलहाल ये योजना पेंडिंग है। खरौद में कहीं कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सबरी मंदिर है और वहाँ की एक बड़ी गाथा है, लोगों की आस्था है। किस तरह से देखते हैं अभी जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया? हमारे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद नगरी को, और वहाँ पर भी इस बात को भी सदन में उठाया गया है, शिवरी नारायण और खरौद को, कि राम वन गमन पथ में कांग्रेस की सरकार ने बहुत शिवरी नारायण को आगे बढ़ाया, एक पहचान दिलाया। खरौद को भी जोड़ा गया है।
यहाँ पर भी मांग की गई है कि इन सारे पर्यटन और धार्मिक स्थल है, संस्कृति और पुरातत्व भी वहाँ पर मौजूद है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए और इसका जो श्रद्धालु हैं उनको आने जाने में भी सुविधा हो, इसकी पूरी ध्यान सरकार के तरफ आकर्षित किया गया है सदन में इस बार। और एक महत्वपूर्ण और बात रही है, शिवरी नारायण में जो हमारे एक ब्रिज है जो बिलाईगढ़ विधानसभा को जोड़ता है, और वो एक ही ब्रिज है, और चूंकि मेला के समय या जो भी समय कहिए पूरे दिन वो वर्ष में पूरे साल भर, चूंकि व्यापार हब हो गया है शिवरी नारायण धार्मिक नगरी के साथ साथ, तो वहाँ पर भीड़ रहती है, गाड़ियों का आना जाना लगातार बना रहता है, परिवहन हैवी व्हीकल्स चलते हैं, तो उसमें एक और ब्रिज की मांग मैंने की है और मैंने निवेदन भी किया है कि विभाग को सर्वे के लिए आप लोग आदेशित करिए ताकि इसकी ज़रूरत को विभाग समझे और ज़रूरी दस्तावेज, ज़रूरी एस्टीमेट आप लोग के पास लेकर आए करके। पामगढ़ विधानसभा को लेकर के हम लोग देखते हैं लंबे समय से देखा जा रहा है कि इस विधानसभा में विपक्ष के भी विधायक चुन करके आते हैं। एक बार ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सत्ताधारी दल के विधायक रहे, तो क्या इसका कोई असर दिखता है कि सरकार यदि भाजपा की है और पामगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं तो विकास जो होना चाहिए वो उसमें कोई अंतर दिखता है, कोई ऐसा भेदभाव नज़र आता है क्या? अ, ये सही कह रहे हैं आप। सन 2013 में उस समय भी मैं ही चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया था पामगढ़ विधानसभा से, और उस बार पहली बार इतिहास में पामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे अम्बेश जांगड़े भाई, और उनकी सरकार रही उस समय 2013 में 5 साल उनको मिला, उनकी सरकार रही। वो चाहते तो बहुत कुछ कार्य करवा सकते थे क्षेत्र में, लेकिन ऐसा तो कुछ काम उपलब्धिजनक नहीं दिख रहा है क्षेत्र में, और दुर्भाग्यवश हमेशा जिसके विधायक होते हैं उनकी सरकार वहाँ पर नहीं होती है क्षेत्र के विधायक के, लेकिन कुछ समस्याएं है शासन स्तर पे कि उनके पास फंड नहीं है। अभी जैसे जांजगीर और शक्ति जिला के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे कांग्रेस के ही विधायक हैं, तो थोड़े तो उन लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। हमको जैसे फंड जो इशू करना चाहिए विधायकों को, जो अपने विधायक को कर रहे हैं, वैसा हमारे जिला में और शक्ति जिला में कांग्रेस के विधायकों को नहीं दे रहे हैं। जैसे कि एक महतारी सदन की बात हुई है, अभी बजट में पेश हुआ, हर जिले में महतारी सदन दिया गया है, लेकिन पूरे जिले में जांजगीर और शक्ति जिला में महतारी सदन नहीं है। कुछ जिले, सिर्फ 5 जिला है कांग्रेस के जहां विधायक है, वहां पर 5 जिला जहां एकाध विधायक कांग्रेस के हैं वहां दिया गया है, लेकिन जहां पूरे विधायक हैं कांग्रेस के वहां पर महतारी सदन नहीं दिया गया है। तो इस बात को हम लोगों ने सदन में उठाया, प्रमुखता से हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ने उठाया, तो हम लोगों ने भी उनके समर्थन में हम सारे विधायक खड़े हुए। तो इस बात को विभागीय मंत्री जी ने, डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने ज़रूर हमसे कहा है कि आप लोग आवेदन बना के दे दीजिएगा जहाँ पर नहीं है वहाँ पर, और जहाँ पर बड़ा क्लस्टर है विधानसभा के अंदर पर, वहाँ पर हमको आप उन सब जगह का आवेदन बना के दे दीजिएगा। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ हम करेंगे करके, लेकिन बजट में उन्होंने प्रावधान नहीं दिया है महतारी सदन का जांजगीर और शक्ति जिला को, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है। ये पक्षपात तो सरकार कर रही है। अभी जो ईडी की कार्रवाई हो रही है और उसके बाद अब सीबीआई भी यहाँ पर पहुँच गई है, भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही कह रही है कि सीबीआई आकर के जांच करे, और उसके बाद से जब सीबीआई आती है तो अब यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाने पर कहीं न कहीं जो भाजपा के जो नेता हैं वो अब कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई को किस तरह से आप देखती हैं? सीबीआई की जांच की मांग सदन में जरूर हमारे माननीय वरिष्ठ नेताओं की तरफ से करते हैं, लेकिन वो विभाग के जब प्रश्न उन लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं पूर्ववर्ती कार्यकाल के, तब बोला जाता है कि आप अभी सरकार में आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं गलत है तो आप सीबीआई जांच करा लीजिए, जांच क्यों नहीं कराते हैं, ये बात थी। लेकिन अभी सीबीआई ईडी जैसे हमारे वरिष्ठ नेता के घर पे घुस रही है, खंगाल रही है, परेशान कर रही है, तो ये द्वेषपूर्ण है, ये सरासर राजनीतिक द्वेष है और परेशान करने का एक तरीका है और मनोबल गिराने का। लेकिन जब उनके घर पे सीबीआई घुस रही, ईडी घुस रही है, 12 घंटा 7 घंटा के छानबीन के दौरान भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि वो सिर्फ परेशान करने के लिए घुस रही है। अभी बीजेपी कह रही है कि पिछले 15 महीने से छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है,
क्या मानते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में सुशासन है, पामगढ़ विधानसभा में सुशासन है? सुशासन तो उनके ज़बान पे है सरकार के कि वो सुशासन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा, जहाँ पर देश का भविष्य गढ़ा जाता है। और शिक्षा का हाल तो इतना बेहाल है कि इस एक कई कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक शिक्षक के बदौलत स्कूल चल रहा है। कितने जगह ऐसे हैं कि सब्जेक्ट नहीं है तो शिक्षक है, कितने जगह शिक्षक है तो वो सब्जेक्ट नहीं है। इस बार भी हमने इसमें भी अपना आवाज़ उठाया है कि प्रयोगशाला भी जैसे है, विज्ञान अभी वैज्ञानिक ज़माना कहते हैं, विज्ञान साइंस का टेक्नोलॉजी का ज़माना कहते हैं, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है इस सरकार। तो उस हिसाब से अगर हमारे स्कूलों में प्रयोगशाला है और उसमें पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं है बच्चों के लिए, या प्रयोगशाला में हमारे पास उसको पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए शिक्षक नहीं है, ग्रंथालय बना दिए हैं, ग्रंथालय नहीं है, ग्रंथालय का प्रावधान है उसमें, ग्रंथालय के लिए उसमें नियुक्त नहीं किए गए हैं शिक्षक। तो फिर सबको पता है कि शिक्षकों की कमी तो पूरे प्रदेश में भरपूर है। तो ये कैसा सुशासन कह सकते हैं? जहाँ से हमारा भविष्य गढ़ रहा है, हमारा भविष्य आगे बढ़ रहा है, उसको हम सुशासन नहीं कह सकते। हमारी बहनों पे, माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहा है, स्वास्थ्य का, अस्पतालों का हाल बेहाल है। कैसे सुशासन कह सकते हैं? इसको सुशासन हम नहीं कह सकते। वो लोग अपने आप में ही अपने प्रचार स्वयं सरकार कर रही है, जनता कहीं नहीं कह रही है कि सुशासन की सरकार है। एक अंतिम सवाल, जांजगीर चांपा जिले को लेकर के अभी लगातार एक सवाल उठ रहा है कि डीएमएफ की राशि का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उस राशि का जो जनता के हित में ज़्यादातर बहुत सारी राशियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या ये एक बात और भी है कि डीएमएफ की राशि के वितरण में भी भेदभाव की बात आ रही है। विपक्षी जो विधायक हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनके जो विकास कार्य के हैं उसके लिए राशि दी जाए। क्या इस आरोप पे इसमें दम है? एक बड़े मात्रा में डीएमएफ की राशि जांजगीर जिला में रहता है, और ठीक सही कह रहे हैं कि डीएमएफ की राशि में भी भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, और कांग्रेस के विधायकों को जो विधायकों का, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी का हो, जो परिपाटी चलती आ रही थी वो उसको उन्होंने कटौती कर दिया। बड़ी मुश्किल से बहुत निवेदन करने से हमारे वरिष्ठ नेता को, नेता प्रतिपक्ष जी को हमने वो बैठक में रहे तो उनने जब कहा तो कलेक्टर ने तैयार हुआ कि हम लोग को कुछ राशि उसमें से दी जा रही है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, एक विधायक से कहीं ज़्यादा कि ग्राम पंचायतों को, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सीधे फंड दे दिया जा रहा है डीएमएफ का, और भारी मात्रा में दे दिया जा रहा है, एक ह्यूज अमाउंट दिया जा रहा है। तो ये हम लोग चाहते थे कि विधायक की तरफ से जाए, क्योंकि क्षेत्र का विकास ही करना है, विधायक के माध्यम से जाए। तो उन लोगों ने इस चीज़ को अलग कर दिया है कि एक बड़ा जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते, और चूंकि वो कांग्रेस के लोग हैं इसलिए उनको किनारे कर दिया गया और डायरेक्ट अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फंड दिया जा रहा है। और इस बात को हमने कलेक्टर साहब से भी रखा तो उनका सीधा एक लाइन में एक जवाब था कि हमको ऊपर से जो आदेश रहेगा वही काम करेंगे। तो समझिए कि ऊपर से हमको ये आदेश है कि हमको इस तरह देना है कार्यकर्ताओं को। देखिए, ये थी हमारे साथ पामगढ़ की विधायक शेषराज हरवंश जी, जिनका कहना है कि पामगढ़ के विकास के लिए वो अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही हैं और विधानसभा से लेकर के अलग अलग जो मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों तक वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा है कि जो क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक होने की वजह से सरकार की तरफ से कहीं न कहीं भेदभाव होता है। तो साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के सुशासन पर भी सवाल उठाया है। सीधे तौर पे कहा है कि वो उन्होंने खुद ही माहौल बनाया हुआ है, कहीं कोई सुशासन नहीं है। साथ ही साथ जो जांजगीर चांपा ज़िले में डीएमएफ का जो मुद्दा है उस पर भी उनका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन जो है सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं भेदभाव कर रहे हैं। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।